ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, ब्रिटेन में सरकार चेंज हो जाती है। वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन में सरकार थी चर्चिल की गवर्नमेंट। किसकी गवर्नमेंट थी? विंस्टन चर्चिल नाम करके उनका प्रधानमंत्री था। और उसने कहा था कि मैं सपने में भी सोचता कि भारत को कभी आजाद करेंगे, हमारा राज्य है, हम उसी प्रकार कब्जा करेंगे, हम कभी भी उसको आजाद। और भारतीय यदि ऐसा सोचते हैं कि हमें आजादी मिल जाएगी तो मुगालते के अंदर है, वो गलत सोचते हैं, उनको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद चुनाव होते हैं, ब्रिटेन की जनता भारत को तो आजाद करे नहीं करे, चर्चिल को आजाद कर देती है। चर्चिल प्रधानमंत्री छट जाते हैं, नई सरकार आती है, नए प्रधानमंत्री बनते हैं एटली। कौन बनते हैं? और एटली ने बनते ही कहा भारत आजाद, भारत को आजाद किया जाएगा। जब चर्चिल प्रधानमंत्री थे तब उनकी तरफ से गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था वेबल। क्या नाम था? लॉर्ड वेबल। अब जब सरकार चेंज होगी तो गवर्नर जनरल भी क्या होगा? चेंज। तो वेबल की जगह नया गवर्नर जनरल भेजना है माउंटबेटन। कौन सा भेजना है? तो वेबल के लास्ट दिन चल रहे थे इंडिया में, तो वेबल ने सोचा क्यों ना इंडिया घूम तो ले। तो वेबल घूमने के लिए आए भरतपुर। कहां पर आए घूमने के लिए? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव बर्ड सेंचुरी, और साथ में बीकानेर के राजा को लेके। बीकानेर के राजा का नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था? तो एक तो भारत का गवर्नर जनरल घूमने के लिए आया हुआ, क्या नाम है? लॉर्ड वेबल। बीकानेर का राजा घूमने के लिए क्या नाम है? अब दो बड़े लोग आए हुए हैं तो काम करने के लिए लोग चाहिए। तो भरतपुर में अपने एक जगह पड़ती है भुसावर। कौन सी जगह? तो भाई सरकार ने अपने बंदे भेजे कि जाओ और कुछ लोगों को लेके आओ भाई काम करवाने के लिए। बस गई एक भुसावर में जाकर लोग हाँ बैठो 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 बैठो। उधर वो वेबल आए हुए और शार्दुल सिंह आए हुए केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में, वहां पे काम करने, दरिया वरिया बिछानी, पानी वानी पकड़ाने। चलो सब जनता बस के अंदर बैठ गई, बस में बैठ गई। तो बस में बैठे हुए लोगों में से एक बंदा है, उनका नाम क्या है? इनका भाई रुको एक बार, पहले ये बताओ जब हमें लेके जा रहे हो एक दिन काम करवाओगे तो मजदूरी कितनी मिलेगी? बस वालों का थप्पड़ मारेंगे, चुपचाप बैठ। मजदूरी नहीं, बेगार। क्या लेनी पड़ेगी? सरकार के लिए काम करना है, सरकार कोई पैसे देती? सरकार बेगार करवाएगी। तो रमेश स्वामी ने कहा बेगार करवाओगे तो ना तो हम बेगार करेंगे ना किसी को बेगार करने दें, हम बस ही नहीं ले जाएंगे। क्या कर लोगे तुम? तो 5 लोग बस से उतरे और बस के आगे आगे सो गए। चलो निकाल के दिखाओ, तुम बस लेके जाओगे या तो हमें मारोगे और या बस जाएगी यहाँ से, दोनों में से एक काम ही होगा। या तो हमें पहले मारिए, बस लेके जाइए, हम जिंदा है तब तक बस को ले जाने। अब बस ड्राइवर में इतना ही दिमाग था, उसने कहा पक्का? कहा हो। और ड्राइवर उधर से बस भगा के लाया। ये 4 इधर वाले थे तो ये ना, मैं 2nd क्लास में पढ़ता था तब हमारे एसएस का चैप्टर था। तो ये घटना मेरे को तब से याद है कि सर ने बताया था 5 लोग आगे आए थे, 4 को कुचल दिया, वो 4 बच गए, भाग गए, एक रमेश स्वामी को कुचल दिया गया था, बेगार का विरोध कर रहे थे। तो 2nd क्लास में तो मेरे वो दिमाग में हमेशा बना ही रहा यार, बस द्वारा एक आदमी को मार दिया गया था, बस द्वारा जिस आदमी को मार दिया कौन थे? तो बाद में इनका नाम ही नहीं पड़ा, उस एक चैप्टर में नाम पड़ा था। फिर जब इधर तैयारी करने के लिए आए तो बाद में पता चला कि हाँ यार वो जो अपने बस द्वारा कुचलने वाला पढ़ते हैं वो ये है। नाम वहां मैं भूल गया था पर रमेश स्वामी थे, इतना वो याद आता था कि यार यूं बस के आगे लोग सोए थे और उनके ऊपर बस चढ़ा दी गई थी और उसमें एक आदमी मर गया था। तो बाद में पता चला कि वो जो आदमी शहीद हुए थे वो आदमी कौन थे। और मैं जब ये बच्चों को कहता हूँ कि मैंने 2nd क्लास में पढ़ा था, क्या तुमने भी कभी ऐसा पढ़ा होगा? नहीं सर, हमारा तो सिलेबस चेंज हो गया था, आपके टाइम में आता होगा ये। तो फिर मुझे लगता है कि मैं पूरा पाषाण कर गया, इतना पुराना हो चुका हूं मैं। गांधी जी के एक बेटे थे हरिदास गांधी, क्या नाम था? और गजब आदमी था वो तो। यूं गांधी जी जब भी कोई आंदोलन करने लगते वो बाहर जाकर लोगों को मत जाना रे फर्जी आदमी है, झूठा है एकदम। तो वल्लभ भाई पटेल ये जवाहरलाल नेहरू पकड़ पकड़ के लाते हैं कि तू नेतागिरी खत्म कर देगा, प्लीज अंदर बैठ जा, तू कहेगा वो ला के देंगे तेरे को, बाहर मत जाना प्लीज। फिर थोड़ी देर बाहर जाना, अरे कहाँ जा रहे हो? आंदोलन है। अरे फर्जी आदमी, मैं जानता हूँ मेरा बाप है, कैसा है कैसा नहीं। तो हरिदास गांधी जोरदार आदमी थे। तो कहते हैं एक बार गांधी जी एक रेल यात्रा पे निकले हुए थे, तो गांधी जी जहां भी रेल रुकती स्टेशन पे लोग आते और नारे लगाते महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। और गांधी जी 2-1 मिनट के लिए जितने ट्रेन रुकती बाहर आते अपने डिब्बे से, आगे लोगों को बातचीत करते थोड़ी बहुत। एक दिन जनता नारे लगा रही है महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। बीच में एक नारा है कस्तूरबा गांधी जिंदाबाद, कस्तूरबा गांधी जिंदाबाद। तो सबने देखा ये कौन है, तो वो हरिदास गांधी थे। तो उनको लगा कि यार ये तो गांधी जी को पता चल गया अपने वाला आ गया, ये फालतू में 2-4 बातें और बोलेगा। तो गांधी जी चुपचाप जाके डिब्बे में बैठ गए। तो पीछे पीछे गए और अपनी मम्मी की जाके चरण स्पर्श किए और मम्मी से 2 मिनट बात की। फिर लड्डू लेके आए, लड्डू उन संतरे ने से कुछ लेके आए थे, वो अपनी मम्मी को दिए, ये रास्ते में खा लेना, तुम्हारा जी घबराता है, संतरे मंतरे खा लोगी थोड़ा ठीक रहेगा। तो चलने लगे तो गांधी जी से बोले नहीं। तो गांधी जी ने चलते टाइम पूछा कि मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए? तो वापस गांधी जी कुछ नहीं कहा, अपनी मम्मी कहा इसको मत देना। गजब आदमी था, अलग लेवल पे चला गया था बंदा। बजाज जी पैसे दिया करते इसलिए बजाज जी को बाद में क्या काम ने गांधी जी का। फिर बजाज जी के भगवान चढ़े दिन बैठे बैठे क्या जी में आई और बजाज जी ने कहा गुलाम नंबर 4 हुए। इधर गांधी जी 1920 में एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है असहयोग आंदोलन। क्या नाम है? गांधी जी आंदोलन ठीक उसी दिन शुरू करते हैं जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है।
1 अगस्त 1920। कब मृत्यु हुई थी? 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की इंग्लैंड में मृत्यु होती है। कहां होती है? अच्छा, जब तक तिलक जिंदा थे, कांग्रेस के बड़े नेता कौन माने जाते हैं? तिलक। गांधी जी आ गए थे, लेकिन फिर भी तिलक का औरा था, तिलक अपने आप में थोड़े थे। इधर गांधी जी 1 अगस्त 1920 को जैसे तिलक की मृत्यु होती है, गांधी जी राजी तो बड़े हुए होंगे, अब अपने सबसे बड़े नेता बनेंगे। पर नेता अपने चेहरे पर कभी भी भाव आने, और गांधी जी ने हाथों हाथ एक मीटिंग की, पत्रकारों को बुलाया, और पत्रकारों को बुला कहा कि आज सुबह सुबह जो समाचार प्राप्त हुआ है, बोला नहीं जा रहा मेरे से, मां भारती का वो सच्चा सपूत, भारत माता का वो लाल, हम सबको अकेले छोड़कर अनाथ करके अनंत की यात्रा पर निकल चुका है। हम अपने आप को बेहद असहाय, निर्बल और दुर्बल महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या तिलक ने एक सपना देखा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं उसे लेकर हूं? क्या वो सपना साकार नहीं होगा? क्या तिलक के मर जाने से उनके सपने भी मर जाएंगे? लोग उनका नहीं। पत्रकारों ने भी कहा कि हाँ गांधी जी आप बताओ क्या करोगे? क्या मैं आज मेरे सारे भाइयों को साथ लेके, देश की जनता को साथ लेके, आज जब तिलक का निधन हुआ है, इसी दिन से हम एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। क्या होगा? हम तिलक के सपने को सच करेंगे, हम स्वराज के सपने को सच करेंगे। और मैं तुम्हें कहता हूं, यदि तुम मुझे 1 साल दे दोगे तो मैं स्वराज लाकर खड़ा कर दूंगा। हमें वही करना पड़ेगा जो कभी तिलक ने कहा था, बहिष्कार। क्या करना पड़ेगा? मैं कहना चाहूंगा कि सारे टीचर्स कॉलेज और स्कूल में जाना बंद कर दे, सारे वकील कोर्ट में जाना बंद कर दे। हम सरकार के कॉलेजों का, उपाधियों का, कोर्ट्स का, स्कूलों का, समारोहों का, सबका बहिष्कार कर देंगे। हम सरकार का टोटल बॉयकॉट करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सरकार को टैक्स देना बंद कर देंगे। हालांकि वो दिन कब आएगा ये मैं बताऊंगा। जब तक मैं नहीं बताऊं तब तक सरकार को टैक्स देने हैं, सरकार को टैक्स देने बंद नहीं करने। बाकी चीजों का अपने बहिष्कार करना है, सरकार की वस्तुओं का बहिष्कार करना है। अब हम केवल स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे। जब हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजी शासन घुटनों के बल आ जाएगा, अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ के भागना पड़ेगा। सबने कहा अरे जोरदार बात है। तो गुजरातियों को हमेशा से सहानुभूति भुनानी आती है। गांधी जी गुजराती आदमी थे, तिलक मरे थे उस दिन, देश में माहौल था, इसलिए कौन सा आंदोलन खड़ा कर गए? और गांधी जी ने कहा कि किसी भी आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता होती है और हमें धन चाहिए। धन कहां से आएगा? मैं एक डिब्बा आपके सामने रख रहा हूं, इसका नाम है तिलक स्वराज फंड। क्या नाम है उसका? डिब्बे का भी नाम क्या रखा? इसका नाम तिलक स्वराज फंड है। और मैं कहूंगा कि इसमें आप जितना धन डालेंगे, मैं नहीं कह रहा ज्यादा डालिए, 54 या 58 रुपए जो डालेंगे, तिलक की आत्मा को शांति पहुंचेगी। तिलक ऊपर बैठकर आप पर पुष्प वर्षाएं करेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस खाते में डालने के लिए भाई जमनालाल बजाज 1 लाख का चेक लिए बैठे, अभी डाल देंगे। भाई ने कहा मरा दिया, 1 लाख डायरेक्ट। पर तिलक स्वराज फंड में जमनालाल बजाज ने कितने रुपए दिए थे? 1920 में। कब दिए थे? तुम कहते हो फीस ज्यादा है सर। 2020 में। बजाज जी कब दे रहे थे? कब दे रहे थे? कौन से खाते में? तिलक स्वराज फंड। किसमें? और आप विश्वास नहीं करेंगे, गांधी जी ने उस तिलक स्वराज फंड में उस टाइम 50 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, चवन्नी चवन्नी करके, कि 1 करोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता बनाए थे और एक कार्यकर्ता से 25 पैसे लिए गए। कितने रुपए हो गए? 25 लाख। तो 25 पैसे लिए गए 1 करोड़ से। तो वो आए, फिर थोड़े बहुत सेठों का चंदा दो रहे। बजाज जी ने कहा यार इतना इतना चंदा को दिया जाता है। कहा सुनो, अभी मैंने एक लाइन बोली, ध्यान नहीं दिया क्या? कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। केवल कौन सी वस्तुएं खरीदी जाएगी? और स्वदेशी बनाता कौन है? बजाज और बिड़ला। तो फायदा किसको होगा? बजाज और बिड़ला। 10% कमीशन। तो तब देश में 2 पार्टियां हुआ करती, एक तो कांग्रेस, कांग्रेस असहयोग आंदोलन चला रही है, एक पार्टी और हुआ करती, वो थी मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी है? और मुस्लिम लीग भी साथ में जुड़ी हुई है। वो कह रहे भाई हम भी असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लेंगे, हम भी तुम्हारे साथ में। तो मुस्लिम लीग बजाज जी के पास गई और कहा कि बजाज जी सुना यार कांग्रेस को लाख रुपए चंदा एक साथ, हमने कौन सी मोरने के बाटे मारे हैं, थोड़ा बहुत हमें दे दो यार। बजाज जी ने कहा 11,000 रुपए तुम्हें। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में रहते थे ना, तो साउथ अफ्रीका में एक जाति थी, उस जाति का नाम था बोअर। कौन जाति थी? ये हॉलैंड के लोग थे। कहां के लोग थे? और काफी साल पहले साउथ अफ्रीका में जाके बस के खेती करते थे। हॉलैंड के लोगों को बोलते हैं डच। क्या बोलते हैं? तो बोअर कौन थे? डच। क्या काम करते थे? खेती का। कहां काम करते? साउथ अफ्रीका। कोई एक इलाका, उस इलाके में काम करते हैं। साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। जब साउथ अफ्रीका पे अंग्रेजों ने कब्जा किया तो अंग्रेजों ने कहा कि साउथ अफ्रीका की भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी। इन्होंने विरोध किया। तो इनका हम इतने सालों से रहते हैं, हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, हमारी भाषा डच है और हम क्या बोलेंगे? डच। हमारी भाषा डच है तो हम पढ़ेंगे भी क्या? डच। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नाम है बोअर विद्रोह। क्या नाम है? गांधी जी ने तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया?
किसका साथ दिया? अंग्रेज। इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को मेडल दिया, बोअर मेडल। कौन सा मेडल दिया? अफ्रीका में एक जनजाति थी, उस जनजाति का नाम था जुल्लू। क्या नाम था? जुल्लू जनजाति है। जुल्लू जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गांधी जी ने पुनः तन मन धन से किसका साथ दिया? अंग्रेज। इसलिए गांधी जी को एक और मेडल मिला, जुल्लू। कौन सा मेडल मिला? अब गांधी जी आगे इंडिया, 1915 में इंडिया आते। उसी समय अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो रखा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी गांव गांव में जाकर लड़कों को करेंगे तुम किस में शामिल हो जाओ? सेना। अंग्रेज और राजी हुए। अंग्रेजों ने गांधी जी को एक और मेडल दिया, केसर हिंद। कौन सा मेडल दिया? तो गांधी जी को अंग्रेजों के 3 मेडल दिए हुए थे। कौन कौन से? बोअर, जुल्लू, केसर हिंद। गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू करने जा रहे थे, गांधी जी ने कहा और इस अंग्रेजी सरकार के जो हत्यारी सरकार है, जिसने थोड़े दिन पहले 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में मेरे निहत्थे देशवासियों पे गोलियां चला दी थी, ऐसी सरकार के दिए हुए 3 मेडल मेरे पास पड़े, बोअर, जुल्लू और केसर हिंद। मैं इस सरकार के मुंह पर मारता हूं। ऐसे मेडल को मैं उठाता भी नहीं, चिमटे से भी ना उठाऊं। और ये चिंता मत कीजिए कि मैं केवल मेडल वापस कर रहा हूं, भाई जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा देंगे। भाई ने कहा एक ही थी बापू यार, आपके पास वो 3 मेडल थे, तो बजाज जी की कौन सी उपाधि समाप्त की गई थी? यदि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यदि कोई कांग्रेस को वोट नहीं देता तो कांग्रेस का दुश्मन थोड़ी। सेम था उस समय देश में अंग्रेजों की सरकार थी। उसके कुछ काम अच्छे हैं, कुछ काम अच्छे कामों को लोगों में साथ दिया होगा, बुरे कामों में लोगों ने साथ, बुरे काम ज्यादा रहे होंगे तो विरोध कर दिया होगा, अच्छे काम कम रहे होंगे तो सहयोग ज्यादा नहीं मिला होगा। सिंपल सी बात है। और तो क्या, किसी भी देश की हिस्ट्री जब होती है तो हिस्ट्री इसी प्रकार की होती है कि हिस्ट्री में हमेशा जिनसे भी हमें आजादी मिली थी उनके खिलाफ 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 बातें लिखी जाएगी। तो खिलाफ खिलाफ लिखी गई तो अपने शुरुआत से पढ़ते वैसे ही चले गए, पढ़ते वैसे चले गए तो अपने दिमाग के अंदर सारी सारी बातें वैसी आ गई। हीरालाल जी की एक बेटी हुआ करते, उनका नाम था शांताबाई। क्या नाम था? हीरालाल जी चूंकि पॉलिटिक्स में थे, चूंकि पढ़े लिखे थे, इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाया करते। पर ये वो समय था जब लड़कियां ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी। तो शांताबाई स्कूल जाती, लेकिन उसे लगता है कि देखो मैं तो स्कूल जाती हूँ, लेकिन पड़ोस में अंकल रहते हैं, इनकी बेटी तो स्कूल जाती नहीं। वो आगे जो बुआ जी रहते हैं उनकी बेटी भी स्कूल नहीं जाती, और उसको लगता है इनको भी पढ़ना चाहिए। तो वो क्या करती, वापस आती स्कूल से, और आने के बाद में जो आस पड़ोस की बच्चियां होती उनको लो मैं तुम्हें पढ़ाती, तो थोड़ी थोड़ी बच्चियों को पढ़ाती। यूं बच्चों ने मिलकर यूं घर घर पे बात की कि अपने अपना स्कूल बना ले, अलग से स्कूल बना लेते हैं। तो कि हाँ, तो थोड़ी थोड़ी बच्चियों ने ईंटें बनानी शुरू की कि अपने ईंटें बनाते रहे, ईंटें बना के स्कूल बनाएंगे। 300 ईंटें बना ली। कितनी ईंटें बना ली? 10 ईंटें बनाई, 5 ईंटें बनाई होंगे। और हीरालाल जी कहते हैं हम स्कूल बनाएंगे, हमारी ईंटें बन रही है। वो भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हाँ हाँ तुम्हारा स्कूल बनाएंगे, तुम ईंटें बना लो, फिर तुम्हें स्कूल बना के देंगे। तो टाबर यूं गेम खेल लिया करते कोई अपना। इन बिटवीन शांताबाई की डेथ हो जाती है। वो तो अर्ली एज में, माइनर एज में डेथ हो गई। हीरालाल जी को लगा कि यार मेरी बच्ची का सपना था कि बाकी बच्चियां भी पढ़े, मेरी बच्ची का सपना था कि बच्चियों के लिए स्कूल हो। ठीक है, भले ही टाबर खेल खेल में ये कर रहे थे, पर वो कम से कम ड्रीम तो देख रही थी कि यार बच्चियों को पढ़ना चाहिए। तो लगा क्यों ना बच्चियों को पढ़ाया जाए। पर यह वो समय था कि घर वालों को यदि कहे कि स्कूल में जो भेजो लड़कियों को, तो घर वाले भेजने के लिए तैयार है नहीं थे। तो हीरालाल जी एक सेंटर डेवलप करते हैं। उस सेंटर का नाम रखा गया जीवन कुटीर। अपने टोंक में एक जगह पड़ती है निवाई। कौन सी जगह? तो निवाई में एक सेंटर बनाया गया। सेंटर का नाम क्या था? कुटीर का मतलब होता है घर, कुटीर का मतलब घर, जीवन का मतलब, जीवन कुटीर का मतलब ऐसा घर जहां पे जीवन जीना सिखाया जाए। उन्होंने कहा हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। कैसे? तो उस समय लोगों को ये कहते कि लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो, तो लोग नहीं भेजते। पर लोगों को ये कहते कि हम एक सेंटर बना रहे हैं जहां पे लड़कियों को सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सिखाएंगे, और घर वाले भेज दिया करते। ये पहले बेसिक नीड ही मानी जाती थी कि लड़कियों को सिलाई बुनाई कढ़ाई आनी चाहिए। और पहले कोई लड़की को देखने वाले आते, वो भी ये पूछते कि सिलाई आती है कि नहीं आती, कढ़ाई आती है कि नहीं आती। अब जब जैसे अपने पूछते भाई कितने पढ़े हो कितने नहीं पढ़े, पहले पढ़ाई की योग्यता यही थी। तो घर वालों ने कहा ओ भेज देंगे, सिलाई सिखाओ तो भेज देंगे। एक बार बच्चियां उस सेंटर पर आने शुरू हुई, पहले सिलाई विलाई सिखाई उनको, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक बार बच्चियां पढ़ने लगी तो घर वालों को भी लगा यार ठीक है, स्कूल बना ली। स्कूल बाद में कॉलेज बनी, कॉलेज बाद में यूनिवर्सिटी बन गई, वनस्थली, वनस्थली विद्यापीठ। क्या नाम हुआ? तो वनस्थली विद्यापीठ पहले किस नाम से स्थापित किया गया था? जीवन कुटीर। कहां पर स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हीरालाल जी का यह मानना था कि यार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बच्चों को कुछ किताबों की बातें रटा दी जाए, फिर उनका एग्जाम लेके बता दिया जाए तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड हो? ये व्यवहारिक शिक्षा है। क्या शिक्षा है? एक जनरल एजुकेशन है जो मिलनी चाहिए, वो इन बच्चों को मिल रही है। पर शिक्षा का उद्देश्य इतना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बच्चों में मोरल वैल्यू डेवलप की जानी चाहिए। क्या डेवलप की जाए? इसलिए बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए। क्या दी जाए? तो व्यवहारिक शिक्षा तो प्राप्त करें, साथ में क्या प्राप्त करें? नैतिक। यदि बच्चा पढ़ने के बाद भी लुच्चा लफंगा है, पढ़ने के बाद भी महिलाओं से अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं करता है, पढ़ने के बाद भी लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं करता है, इसका मतलब उसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी है।
शिक्षा वह है जो आपके आचरण में झलके। यदि ज्ञान आचरण में झलकता नहीं है तो फिर ज्ञान है, ऐसा सुकरात ने कहा था। किसने कहा था? ज्ञान वह है जो किसमें झलके? नॉलेज कैरेक्टर के अंदर आना चाहिए। यदि कैरेक्टर में नॉलेज नहीं, इसका मतलब आप में नॉलेज, तो इनको व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन उसके साथ साथ में क्या दी जानी चाहिए? साथ में नैतिक। फिर उन्होंने कहा लड़कियों को डिबेट के कंपटीशन में भेजना चाहिए ताकि डिबेट कर सके। लड़कियों को ऐसे राइटिंग कंपटीशन में भेजना चाहिए ताकि इनकी राइटिंग स्किल जो हो सके वो डेवलप हो सके। ये होगी बौद्धिक शिक्षा। कैसी होगी? जब आप किसी से डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो आपके विचार ज्यादा इनहांस होते हैं, ज्यादा इनरिच होते हैं उसमें विचार आपके, तो इनको इंटेलेक्चुअल एजुकेशन मिलेगी। फिर लड़कियों को गेम्स में भेजा जाना चाहिए। इनको हॉर्स राइडिंग करवाओ, इनको एथलेटिक्स के अंदर भेजो, ये कोई फुटबॉल खेले, ये कोई आपके एविएशन के अंदर जाए, हवाई जहाज उड़ाए। इस प्रकार की जो एजुकेशन होगी वो होगी शारीरिक शिक्षा। कैसी होगी? फिजिकल एजुकेशन हो जाएगी। यही नहीं, लड़कियों को भरतनाट्यम सिखाया जाए, इनको कथक सिखाया जाए, इनको पेंटिंग्स आनी चाहिए, इनको म्यूजिक आना चाहिए। ये हो जाएगी कला शिक्षा। कैसी हो जाएगी? व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा। ये 5 प्रकार की शिक्षाएं देंगे तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? और वाकई जब एजुकेशन इस प्रकार की होगी तभी जो वास्तव में महिलाओं का हम सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, समाज का जो सर्वांगीण विकास कहते हैं, वो हो पाएगा। यदि शिक्षा आप में कॉन्फिडेंस ना भर पाए, इसका मतलब वो शिक्षा, मैं कई बार देखता हूं कि बच्चियों क्या है, लड़कों के भी, कि आपने 12th में 10th में 90% है, 95% है, और उससे क्लास में खड़ा होकर सवाल भी नहीं पूछा जाता। मुझे लगता है यार फिर ये इंटेलिजेंस क्या काम की कि तुझे इसमें, और मैं जब पूछता हूं कि तूने खड़े होकर क्यों नहीं पूछा, उसका बड़ा जेन्युइन जवाब होता है, जरा इतने लोगों में खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं कि यार तुम यहां आगे आके सुना दो ये सारी की सारी बातें जो तुम याद करके आए हो, तो नहीं सर आगे आके तो नहीं बोला जाएगा, मैं मेरी जगह पे बैठा बैठा ही सुना दूं। या उनमें से कोई कहेगा कि सर मैं लिख के दिखा दूं आपको, सर बोला नहीं जाता मेरे से, मैं कभी बोला ही नहीं। तो लगता है यार इसका मतलब ज्ञान आचरण के अंदर उतरा नहीं है। ज्ञान वही है जब वो आचरण के अंदर उतर के आए। इसका एकमात्र कारण है कि हमने शिक्षा को केवल क्लास पास करने का माध्यम बना दिया। वरना जब लोगों में इस प्रकार की चीजें होती है, वो झलकती है, वो कॉन्फिडेंस से लगाता है। तो मुझे याद है मैं 2013 के आसपास में और कोई ये टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने नॉर्मली लिखवाया कि भाई ये है, ऐसी शिक्षा दी जाती है, तो आगे बढ़ो। तो एक स्टूडेंट कोई लड़की थी, वो खड़ी हुई, तो उसने कहा अरे सर रुको, मैं वनस्थली के बारे में 4 बात और बताती हूँ आपको, मैं वनस्थली पास आउट हूँ, वनस्थली की स्टूडेंट हूँ। हाँ बताओ। तो उसने ये बताया, ये पंचमुखी शिक्षा, मुझे इतना पता पंचमुखी शिक्षा दी जाती है, तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे 4-5 प्रकार की शिक्षा होती है, इसको पंचमुखी कहते हैं, लिखो और आगे। तो उसने कहा सर इसका मतलब मैं बताती हूँ, इसका मतलब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और उसने पूरी कहानी बताई जो मैंने आपको सुनाई। तो मैंने पूछा कि तो तुम कौन से गेम में थी, तुमने वहां क्या सीखा, यदि तुम वहां से? तो उसने कहा सर मैं हॉर्स राइडिंग में थी, मैं बहुत अच्छी हॉर्स राइडर हूँ। तो जैसे ही उसने कहा कि मैं हॉर्स राइडिंग में थी, तो कोई एक लड़का पीछे, लंबी चौड़ी क्लास थी, प्री का कोई बैच था, और एक लड़का कोई पीछे से बोला कि सर लड़कियों को भी राइडिंग आती है, हॉर्स राइडिंग आती है? तो जनरली ऐसा क्या होता है कि कोई लड़की यदि खड़ी होकर बोले और कोई लड़का इस प्रकार का कमेंट कर दे, तो लड़की या तो उसको इग्नोर मारती है कि लिच्चड़ आदमी है, अपने घर वालों के संस्कार दिखा रहा है, अपने क्यों दिखाए, चुपचाप खड़ी हो जाती है, या आंखें मांखें निकाल के चुप रह जाती है। लड़कियां बोलती नहीं बेसिकली। वो लड़की भाई मुड़ी, और उसने मुड़ के, ओए तू जिंदगी में कभी घोड़े पे बैठा है? और तू तो घोड़े पे बैठ, तू उसको दौड़ा और मैं पैदल भागू ना तो तेरे से आगे निकल जाऊं। हॉर्स राइडिंग करती है क्या लड़कियां? तो नॉर्मली क्या होता है कि कभी कोई लड़का ऐसे लड़की के खिलाफ बोल जाए तो मुझे हमेशा लड़की का साइड लेना पड़ता है, और मैं उस लड़के को डांटता हूं, चुप रहे, ऐसे लड़कियों के सामने बोलता है वो। उस दिन मैंने लड़के का साथ दिया। मुझे लगा आज ये लड़की इस लड़की को पीट देगी क्लास में, और ये पुरुष प्रजाति पे कलंक लगाएगा आज। मगर पुरुष होने के नाते कम से कम, और मैंने उसका अरे बहन रुको, उसने कहा रुको रुको, इसको को राइडिंग छोड़, सिंपल दौड़ लगाते हैं 400 मीटर की, मैं इसे डबल आगे जाऊंगी सर, मैं 400 मीटर की एथलीट हूं। और मुझे उस दिन लगा कि अरे यार, जब आप इस प्रकार की एजुकेशन के अंदर इंडल्ज होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बलियों उछाल मारता है, आपका कॉन्फिडेंस अलग प्रकार का होता है। आप में से कौन है वनस्थली पास आउट? कोई नहीं है क्लास में? अरे एक है उधर, कौन इधर है? तो इनको माइक दो भाई, इनको तो पूछे। एक वो लड़का पीछे हाथ खड़ा कर रहा है, नहीं। ये भी मैं एक बात बताऊंगा आपको, लड़के वाली, अभी रुको। मैं इसलिए पूछ रहा था कि रूममेट कौन थी, कि वहां अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट वाले 7 राज्य हैं, इनकी बहुत सारी लड़कियां पढ़ती है।
क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने वनस्थली के साथ टाई अप कर रखा है कि हमारी लड़कियों के फीस हम दे देंगे, आप पढ़ा दो। इवन ये छोड़िए, इंडोनेशिया मलेशिया की लड़कियां आती है, साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, वहां की लड़कियां आती है। मैंने इसलिए भी इनसे ये पूछा कि मैं जब भी किसी क्लास के अंदर बच्चों से पूछता हूं तो मैं पूछता हूं भाई रूममेट कौन थी, तो हमेशा होता है सर बिहार की थी, मणिपुर की थी, आंध्रा की थी। मुझे लगता है जब आप भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ में रहते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। जब आप अलग अलग राज्य के लोगों के साथ, अलग अलग जिले के लोगों के साथ, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ में रहते हो तो ज्यादा चीजें सीखते हो। आप में बहुत बुरी सी आदत है, आप जयपुर आके भी अपने जिले का रूममेट देखते हो। यदि जयपुर में आपके पीजी में आपके जिले का रूममेट है, इसका मतलब जयपुर आके आपने कुछ नहीं सीखा। फिर पाली के, आप पाली का रूममेट, फिर आप पूछते हो थारा सरपंच कौन जीते हो, वही जातिवाद की, क्षेत्रवाद की, उस टाइप की बातें करते हो। भरतपुर वाले भैया के साथ झालावाड़ का रहे, झालावाड़ के साथ कोई जैसलमेर वाला रहे, जैसलमेर वाले के साथ गंगानगर वाला रहे, तो कम से कम 4 बातें तो सीखे। और मैं तो हमेशा मेरे में मानता हूं कि मेरे रूममेट, मैं बीकानेर पढ़ता था, सारे के सारे रूममेट हनुमानगढ़ के थे, तो मैं उधर हनुमानगढ़ वाली कल्चर के बारे में, उनके बारे में खूब सारी चीजें सीखा। मैं जब जयपुर आया, सिंगल टाइम मेरे साथ मेरे बीकानेर का कोई रूममेट नहीं था। बाड़मेर के लोग थे, नागौर के थे, मेवाड़ी खूब थे, और इधर को पूर्वी राजस्थान के रहे साथ के अंदर, इसलिए उनकी थोड़ी थोड़ी भाषा, उनके थोड़े थोड़े गाने, उनके कल्चर के बारे में खूब सारी बातें सीखे। इसलिए यदि आपका रूममेट भी आपके जिले का है, तो आज रूम पे जाते दकोदन बरगढ़ अपने जिले के रूममेट के साथ रहना। और सुनो, वनस्थली में 12th तक लड़के भी पढ़ते हैं। जो वहां स्टाफ होता है ना, स्टाफ, जैसे वहां कोई टीचर लगा हुआ है, तो उस जो टीचर के जो बच्चे होंगे वो कहां जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वो लड़के भी वहां पर पढ़ लेते हैं। एक बार हमें बहुत बुरी हुई, एक क्लास में हमने पूछा वनस्थली में कौन कौन पढ़ा है, लड़के ने हाथ खड़ा कर दिया, हम सारे हंसे, हा हा हा, लड़के तो पढ़ते नहीं। उसने हमें कहा चुप रहो रे, जब ज्ञान नहीं होता तो बोला मत करो, मेरे पापा वहां स्टाफ है, मैं कहां जाऊंगा पढ़ने के लिए, वहीं पढ़ूंगा। और सुनिए, जितने भी गर्ल्स कॉलेज है, इनमें लड़के एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, सीटें होती है गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व, लेकिन लड़के एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि उनको लड़कियों से डर लगता है। उन्हें लगता है जहां इनकी दादागिरी होगी वहां अपने को जीने, इसलिए लड़के का भी एडमिशन लेते हैं। और सुनो, ये जितने भी समाज के नाम पर हॉस्टल होते हैं कि फलाने समाज का हॉस्टल, फलाने समाज का हॉस्टल, यदि वो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है तो उसमें दूसरी जाति का जाके रह सकता है। सीटें फिक्स होती है, इतने तो दूसरे रखे जाएंगे। और 1970 तक अपने सारे समाज के हॉस्टल में दूसरे समाजों के लोग रहते थे। धीरे धीरे फिर लोगों के, एक तो सब समाजों के बन गए, फिर लोगों को यह भी लगा कि जब एक एक समाज के लोग रहते हैं, वो यार अपने प्रकार की बातें करते हैं, वहां पे अकेला बंदा जाएगा, वो खुद को सेपरेटेड सा महसूस करेगा, इसलिए अपने को वहां पर एडमिशन लेना। बाकी बहुत सिंपल चीजें हुआ करती थी। इसलिए यदि तुम में से कोई यूं बहादुरी दिखा दे तो गर्ल्स कॉलेज में जाके एडमिशन ले ले, पर बाद में शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और तुम्हें वहां लगेगा कि क्यों ना एक पुरुष आयोग बनाया जाए जो महिला